फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं समय समय पर कुछ आईटी बेस्ड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आज जो मैं अपनी आईटी बेस्ड वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ वो मेरी रिलेटेड है आरएससीआईटी जो आपका न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं, टोटल 16 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। हम धीरे धीरे उन सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो आज जो मेरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। आरएससीआईटी आप जानते ही हैं, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक कोर्स है जो कि मोस्टली राजस्थान की वैकेंसीज के लिए आपका वैलिड रहता है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेरा उसका आरएससीआईटी जो बुक है, आरएससीआईटी कोर्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर समझाऊंगी। तो आप लोग जिन जिन के पास भी बुक्स अवेलेबल है और अगर नहीं भी है तो इस वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज इंप्रूव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है उसका हमारा नेम है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय नॉर्मली आप सभी जानते हैं, आजकल की लाइफ में कंप्यूटर काफ़ी यूज़फुल हो गया है, काफ़ी जगह यूज़ होने लग गया है उसका, हर फील्ड में। चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाए, एजुकेशन फील्ड में जाए, या फिर आप अपना कोई भी वर्क करें, ऑफिशियल वर्क हो, कोई भी आपका वर्क हो, तो आप किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आ जाता है उसमें आता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ हम हमारी डेली हर फील्ड में करते हैं, डेली की हर फील्ड्स में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर फील्ड्स में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और ये क्या हो गया, आईटी अभी जो एट प्रेजेंट जो अपना फीचर चल रहा है, जो अपनी टेक्नोलॉजी चल रही है, यानी वेब टेक्नोलॉजी चल रही है, इंटरनेट का हम यूज़ कर रहे हैं वाइडली, चाहे मोबाइल हो या ये सब अपना जो भी फीचर चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, उसमें हम वाइडली कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ देते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, हमारे काम करने के वर्किंग को बहुत ही स्मूथ करता है। जो पहले आप नॉर्मली किसी बुक पे, कॉपी पे मान लीजिए रिकॉर्ड करते थे, वो अब आप कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही इजी वे में करके रखने लग गए। और वो क्या करता है, आपका डेटा स्टोर करके रख लेता है, जिससे कि आपको कभी भी फ्यूचर में उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वापस रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में आपके लिए सबसे पहले यही बताया गया है कि हर फील्ड में आप कंप्यूटर का, आपके पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, सबका आप क्या करते हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें तो कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा था, क्योंकि आई लर्न जो आपका इंटरनेट बेस्ड लर्निंग चल रहा था, ऑनलाइन लर्निंग चल रहा था, उसमें कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा रोल वहाँ पे हो रहा था, है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कंप्यूटर का अब वाइडली यूज़ किया जाने लग गया है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा। चाहे शॉपिंग हो गई, कोई इंक्वायरी हो गई, या किसी भी तरीके का आपको टिकट्स बुक कराना है, या आप स्टूडेंट हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम हमारा डेली रूटीन में कंप्यूटर का यूज़ करने लग गए हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का आपको डायग्राम शो हो रहा है जिसमें कि बता रहा है कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका मॉनिटर दिखा रहा है, कीबोर्ड दिखा रहे हैं, माउस, प्रिंटर, सीडी रोम, डीवीडी रोम, यहाँ पे आपको उन सभी का डिटेल्स बता रहा है कि ये आपको एक ओवरव्यू बता रहा है कि कंप्यूटर एक्चुअली में क्या है, किस तरह से इसको वर्किंग के लिए आपके पास डिवाइसेस होती है। इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज तो केवल हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज ही इम्प्रूव कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है ना। आप केवल क्लिक के थ्रू ही अपना कोई सा भी वर्क करना हो, आप बहुत ही इजी वे में कंप्यूटर का यूज़ करते हुए अपने वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो आरएससीआईटी के चैप्टर है, इसमें आ रहा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसकी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और उसकी साइज, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत ही पार्ट्स में उन्हें क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। नॉर्मली जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जैसे ही मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, यूज़र जो भी इनपुट देता है ना, आप जो भी इसमें डेटा एंटर करते हैं उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आपके लिए रिजल्ट शो करवाता है इंफॉर्मेशन के रूप में। ये सब धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे।
बट अभी जो हमारे चैप्टर में दिया गया हम केवल उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। सब आपको समझ में आएगा मेरी क्लासेस में, तो क्लासेस में बने रहिएगा ताकि आप इजी वे में इसे समझ सकें। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में जैसा हमने सबसे पहले कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 3 पार्ट्स में हमने कंप्यूटर को डिवाइड करा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि आपको मेज़र करना है, टेम्परेचर मेज़र करना है ना, टेम्परेचर मापना है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर्स आपके यूज़ में लिए जाते हैं वो होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे कितना टेम्परेचर हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके आपको रिजल्ट बता रहे हैं, तो किस में आ जाता है आपके एनालॉग कंप्यूटर में। नेक्स्ट आता है आपके डिजिटल कंप्यूटर में। ऐसे कंप्यूटर जो केवल बाइनरी फॉर्म्स को ही रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देते हैं, तो वो किस में आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आपका जो पीसी है ये क्या है, आपका डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि आप जो भी एंटर कर रहे हो अपने कीबोर्ड के थ्रू वो किस फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर हो रहा है, आपके बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म आपकी 0-1 की जो भी फॉर्म होती है वो आपकी बाइनरी फॉर्म कहलाती है। बाइनरी फॉर्म में आपका डेटा क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, आपका प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर रहा है रिकॉर्ड को और फिर आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट शो करवा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। 2 समझ में आया आपको, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की क्वालिटीज़ होती है, वो किस में आता है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, जिसमें आपके रिकॉर्ड जैसे टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करके डिजिटल फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो वो किस में हो गया आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे आप अगर पेट्रोल अपने व्हीकल के लिए लेते हैं तो वो किस में हो गया आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को हमारी स्टोरेज कैपेसिटी साइज के अकॉर्डिंग हमने 4 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ है हमारा यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चला है कि ये जो कंप्यूटर अब हमने डिवाइड करे हैं ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करे हमने, जो भी उनकी कंप्यूटर की साइज़ है। जैसे अभी तो आप जानते हैं आपका लैपटॉप एक टेबल पर आ जाता है, बट पहले काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के भी कंप्यूटर्स होते थे, है ना। तो साइज़, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अब क्या करा है हमने कंप्यूटर्स को 4 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करा है, जो भी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आपका कौन सा आ रहा है, सुपर कंप्यूटर। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है आपको, सुपर यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा साइज़ बड़ी, है ना, बहुत ही ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस रहती है, इसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी हर तरह से जो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो आपके किस में आते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं। मोस्टली सुपर कंप्यूटर का यूज़ रिसर्च हो गया या साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर आप यूज़ करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल नासा के वो लोग पीपल्स हो गए, है ना, वो किनका यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको जो अपनी प्रोसेसिंग चाहिए होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सही होती है, बहुत ही नैनो सेकेंड्स में उन्हें अपना आउटपुट रिजल्ट चाहिए होता है। तो वो कौन से कंप्यूटर का यूज़ करता है, सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें उन्हें अंतरिक्ष की बहुत सी चीज़ों का बारे में सटीक, एकदम सटीक जानकारी चाहिए होती है, बहुत ही स्पीडली, है ना। तो वो कौन से कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इन कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरेज भी ज़्यादा है इसमें, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसलिए इनको कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया, जिसका नेम था आपका CDC 6600। ठीक है, ये आपके किसी भी RSCIT के एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साथ ही कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कब था, कब बनाया गया और उसका क्या नाम था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1964 में आया था CDC 6600। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर का, हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या है। मौसम की भविष्यवाणी, जैसे मान लीजिए आगे का मौसम क्या रहने वाला है, किस तरह से बादल होंगे, बरसात होगी, कहाँ होगी, इन सब की हमें इन डिटेल्स कौन दे सकता है, हमारा सुपर कंप्यूटर।
अर्थक्वेक की स्टडीज़ के बारे में, कई भूकंप आया है, किस रिएक्टर पैमाने पर आया है, इन सब की डिटेल्स हमें किससे पता चलेगी? सुपर कंप्यूटर से। कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे आपको कम्युनिकेशंस करना है कहीं भी किसी भी पर्सन्स के बीच में, तो वो किससे के थ्रू अच्छे तरीके से पॉसिबल हो सकता है? आपके सुपर कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। जैसे आपके अमेरिका का IBM हो गया, जापान का आपका फिजिक्स हो गया, और सेकंड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे परम। भारत का जो हमारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसका नेम है परम। ये काफ़ी सारे, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का बताया था, उसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और RSCIT एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास बुक्स हैं, या फिर इन्हें अपनी नोटबुक लेके नोट डाउन करते जाइए। सेकंड आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। फर्स्ट हमने बात करी सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, सेकंड हमने बात करते हैं यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। अब नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर से कम है इसका, है ना, बट स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में रखा जाता है मान लीजिए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा हो गया है ना। मोस्टली इसका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया या फिर कोई लार्ज बिजनेसेस फर्म्स हो गई, वो किसका यूज़ करती है? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करती है। ये नॉर्मली एक बड़े कमरे में अच्छी प्रॉपर कूलिंग के साथ क्या करा जा सकता है? इसे मेनटेन करा जा सकता है। इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है वर्किंग की, स्टोरेज इनकी भी काफ़ी अच्छी होती है। सुपर कंप्यूटर से कम, बट इनकी भी स्टोरेज क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको पता चल ही गया कि कहाँ कहाँ हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक्स हो गए, या कोई एजुकेशनल सेंटर्स हो गए, या इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट पे डेटा रखती है अपने कस्टमर्स का, स्टूडेंट्स का, है ना। तो वो जो डेटा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्किंग के लिए यूज़ में कौन सा कंप्यूटर लिया जाता है? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ पे लिया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आपके ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट्स हैं कि सबसे ज़्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, तो आपको इन्हें भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। हाँ देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो देखिए सुपर कंप्यूटर हमारा बड़ा था, है ना, मान लीजिए 2 कमरों को मिला के था। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे 1 कमरे पे सॉरी। अब आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मोस्टली छोटे बिजनेसेस होते हैं या उनके लिए जो कंप्यूटर हम यूज़ में लिए जाते हैं ना, वो हमारे मिनी कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में आते हैं। हाँ, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जितने पावरफुल नहीं होते हैं, बट फिर भी इनका वर्किंग भी काफ़ी अच्छा होता है, स्पीड में होता है। छोटे बिजनेसेस हो गए और मिडिल रेंज की जो कंपनीज हो गई या कोई प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, वो इन कंप्यूटर्स का अपने डेली रूटीन्स की लाइफ में क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो कुछ मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS 92। तो इन्हें भी आपको याद करना होगा अपने RSCIT एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स पे। अब आप जानते हैं हमारे पास आज के टाइम में बहुत से जो नॉर्मल पर्सनस होते हैं, किस पे वर्क करते हैं? अपने PCs पे वर्क करते हैं, अपने लैपटॉप पे वर्क करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं, आपके टैबलेट्स पे वर्क करते हैं, स्मार्टफोन्स पे वर्क करते हैं, है ना। तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। लैपटॉप्स के बाद यहाँ पे आपको PDAs भी दिख रहा है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आपके ये सब किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आ रहे हैं। इनका मोस्टली वाइडली यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये खरीदने में, यानी आप इन्हें बहुत ही कम प्राइस में भी आराम से इन्हें खरीद सकते हैं। इनका अपने किसी नॉर्मल पर्सन के लिए, मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन करना है किसी से, एजुकेशन फील्ड का है या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड या इसी तरह कोई ऑफिस से रिलेटेड वर्क्स हो गए, तो आप माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू ईजीली कर सकते हैं। इनकी साइज़ कितनी हो गई? जैसे कि एक टेबल पे आप रख सकते हैं, आप जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर आप रख सकते हैं, लैपटॉप आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, टैबलेट पॉकेट्स में, या फिर आपका जो भी कैरी करते हैं एक छोटा बैग उसमें भी रख सकते हैं, स्मार्टफोन हो गए, है ना। ये सब किस में आ जाते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई होप आपको कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, क्लासिफिकेशन करा गया है, उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो आपको इन्हें समझ में आ जाएगा। इनका कहीं ना कहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिस्टम्स के बेनिफिट्स। अब कंप्यूटर सिस्टम के बेनिफिट्स में सबसे पहला आता है आपके पास स्पीड। स्पीड जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन अगर आपको करना हो, है ना, आपको 2+2 भी करना हो, चलिए ये तो बहुत सिंपल था। मान लीजिए आपको 45 × 30 करना हो, है ना, खैर ये भी काफ़ी सिंपल है ना। बट अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी हो तो आप फिर भी थोड़ा सोचते हैं और फिर कहीं को नोट डाउन करेंगे और फिर जाके आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट देंगे। तो अब नॉर्मल पर्सन को तो टाइम लगता है, बट अगर आप कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर के थ्रू करवाना चाहते हैं, है ना, आपने इसे दे दिया इंस्ट्रक्शन कि भाई आप है ना 45 × 30 कर दीजिए, तो बहुत ही क्विकली बिना टाइम वेस्ट करे ये आपको क्या दे देता है, उसका रिजल्ट दे देता है। तो यानी क्या है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस की क्या है, बहुत ही अच्छी स्पीड आपको मिलती है। बहुत ही बड़ा अमाउंट पे डेटा हो तो उसे बहुत ही कुछ सेकंड में प्रोसेस करके आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में शो करवा देता है। नेक्स्ट आता है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपने कंप्यूटर में डेटा सही एंटर करा होगा तो ये क्या करता है, आपको सही रिजल्ट ही देता है ना। तो ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है, गीगो सिद्धांत पे, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने डेटा इसमें सही एंटर करा होगा, आपने मल्टीप्लाई करवाना है आपको 45 × 30 से, तो अगर आपने सही एंटर करा होगा तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। अगर आपको करवाना 30 से था और आपने 20 लिख दिया तो ये रिजल्ट गलत देगा। बट वैसे तो आपने जो इसे इंस्ट्रक्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग इसने रिजल्ट दिया। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप इसे रिजल्ट इनपुट करवाते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या देता है, रिजल्ट देता है। 99.9% तक आपका ये एकदम सही एक्यूरेट रिजल्ट आपको शो करवाता है। थर्ड आ जाता है इसका हाई स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए नॉर्मल पर्सन्स को अगर कोई भी लेटर या लर्न करने के लिए दिया जाए तो 1 दिन याद रख लेंगे, 2 दिन याद रख लेता है, तीसरे दिन हो सकता है भूल जाए, है ना। तो बट कंप्यूटर के पास क्या होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लार्ज अमाउंट पे अपनी मेमोरीज में क्या रखता है, डेटा स्टोर करके लंबे समय तक रख सकता है, ताकि जब भी आपको उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से वापस क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही लार्ज अमाउंट पे आपका डेटा स्टोर करके रख देता है। मान लीजिए 2 साल पहले आपने कोई फ़ोटो अपलोड करके आपने फ़ोटो इसमें स्टोर करके रख दी थी। अब अगर आज भी आप कंप्यूटर अगर सही चल रहा है ना, कंप्यूटर की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। अगर कंप्यूटर सही वर्क कर रहा है तो आपको वो फ़ोटो आज भी आपके कंप्यूटर में सेफ तरीके से मिल जाएगी, है ना। तो ये क्या रहता है, स्टोरेज बहुत अच्छी मिलती है। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पे अपना डेटा कंप्यूटर पे स्टोर करके रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रैम एंड योर हार्ड डिस्क कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है आपका वर्सेटाइल। अब कंप्यूटर केवल एक काम तो करता नहीं है ना, केवल कैलकुलेशन का जो कि इसका मेन पर्पज है केवल वो नहीं करता है। आप इसके थ्रू लेटर राइटिंग कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, आप कोई शीट्स बना सकते हैं, आप एक्सेल रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बैंकिंग या कई तरीके के पर्पज के वर्क आप कंप्यूटर के थ्रू करवा सकते हैं। यानी क्या है, वर्सेटाइल है। कंप्यूटर बहुत से काम क्या कर सकता है, खुद कर सकता है ना। खुद क्या, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। केवल एक ही काम नहीं, बहुत सारे काम ये कर सकता है इजीली। नेक्स्ट आता है परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। अब जैसे एक नॉर्मल पर्सन से अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे काम करवा लेंगे फिर तो इंसान थकेगा ही। हो सकता है 14 घंटे भी करवा लिया आपने किसी से, फिर भी थकेगा। एक दिन भी अगर आपने काम करेला फिर तो थकना नॉर्मली है, नेचुरली है ना। बट अगर आप कंप्यूटर से लगातार काम करते रहेंगे कंप्यूटर पर तो कंप्यूटर थकता नहीं है। इसमें किसी तरह की थकान, एकाग्रता की कमी या बोरियत जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये कंटिन्यूअसली आपके वर्क करता रहता है, ठीक है। जैसा भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग, जो भी इसकी कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोसेस करके शो करवा देता है। तो ये क्या हो जाती है, हमारे कंप्यूटर की कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डम मशीन है, सभी जानते हैं। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करेगा, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे केवल ये वो ही करता है। कंप्यूटर खुद कुछ भी स्टेप्स नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि स्पार्किंग हो रही है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। खैर ज़्यादा स्पार्किंग होएगी तब तो ये बंद होएगा ही, बट अगर थोड़ी नॉर्मल स्पार्किंग हो रही है या कुछ भी कोई प्रोग्राम गलत हो गया तो ये अपने आप बंद नहीं होगा। आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने ही पड़ेंगे कि किस तरह से आपका वर्क है जो करे, ठीक है। तो ये क्या है, एक डम मशीन है। नेक्स्ट आपके जो यहाँ पे दिखा रहा है ये कंप्यूटर की एक डेफिनेशंस है।
कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसा कि आपने बचपन से ही सुना होगा कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है? डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रहता है। आप जो भी इनपुट करते हो, डेटा एंटर करते हो, उसे क्या करता है? स्टोर करने की क्षमता रखता है और दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए, यानी जो भी आपने डेटा एंटर करा है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने इसको दिए हैं कंप्यूटर को, उनकी पालना करते हुए डेटा को इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स के रूप में आउटपुट देता है। डेटा का जो भी आउटपुट देना है, उस जो भी आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। यानी आप जो भी एंटर करोगे डेटा, उसको स्टोर करेगा ये, उसे प्रोसेस करेगा और जिस भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपने डेटा चाहा है, इससे उस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर की हल्की सी डेफिनेशंस है। एक एंटिसिपेटेड सिचुएशंस में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं लेता, जैसा कि मैंने आपको बताया है। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है। कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कंप्यूटर का कोई आईक्यू होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, कंप्यूटर का कोई भी आईक्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने बात करी है कि कंप्यूटर की बेनिफिट्स क्या है, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का क्या था और एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या होता है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स के बारे में है और कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ लिया जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पहले चैप्टर्स में से हमने जितनी भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ली है, उनके आप नोट्स बनाइए, उनका डेली प्रैक्टिस करिए और जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए उन्हें नोट करके रखिए और इनका यूज़ करें। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी फर्स्ट चैप्टर की मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, उससे ज़रूर देखिए। तब तक के लिए इस वीडियोस को देखते रहिए, बरकरार रहिए चैनल पे। और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सके। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।